इसको हम कहते हैं ड्रैगन ऑफ केओस। एक छोटे से फेलियर को तुम जब समझ के उसको सही से काम कर सकते थे और उसको सक्सेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे, तुमने वो नहीं करा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल पीपल। मेरा नाम है शिखर चौधरी एंड आई एम एन फाउंडर एंड एजुकेटर ऑफ द एडुशिक एजुकेशंस एंड द शिक्षित टॉक्स। हम द शिक्षित टॉक पे प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, हम लाइफस्टाइल के ऊपर बात करते हैं, माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जो भी चीज़ें मैंने अपनी इन 10 सालों की जर्नी के अंदर, स्टार्टअप की जर्नी के अंदर, एजुकेटर होने की जर्नी के अंदर, मेंटोर होने की जर्नी के अंदर सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सीखता रहता हूँ और मैं आपको भी सिखाता रहता हूँ। और मेरे सिखाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपको लायबिलिटी से असेट बनाया जाए। एक बार फिर से, आपको इस कंट्री के लिए लायबिलिटी से एसेट बनाया जाए और आपको एक ह्यूमन की मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाया जाए, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे वो फिजिकल बाउंड्रीज क्रॉस करना हो। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो कीड़े हैं, चाहे वो चिड़िया हैं, वो सारे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँचते हैं। अगर किसी पेड़ को 200 फल देना है तो वो 200 फल ही देगा, क्योंकि उसकी पोटेंशियल 200 फल की है। पर ऐसा ह्यूमंस के साथ नहीं होता है। ह्यूमंस अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसका पहला रीज़न होता है कि उनके अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ होता है और उनको नहीं पता होता है कि यार किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जो आपको एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं सिखाई जाती है, आपके स्कूल्स के अंदर नहीं सिखाया जाता, आपके कॉलेजेस के अंदर नहीं सिखाया जाता है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो उस चीज़ पे रोते हुए नहीं, उस चीज़ पे हमको क्रिब नहीं करना, उस चीज़ को हमने सीखना है। जहाँ से सीख सकते हैं कि बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो आपको ये सारी चीज़ सिखा रहे हैं। तो ये लेक्चर हमारा थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा लेक्चर होने वाला है। ओके, तो आप आराम से बैठो। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम बता देना कि किस के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हाउ टू डिज़ाइन अ लाइफ पार्ट 2, इसका हम पहले पार्ट 1 भी बना चुके थे। आप वहाँ पर जाके देख सकते हो वीडियोज़ के अंदर। तो वो थोड़ा सा छोटा था, उसकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि भैया पार्ट 2 बनाओ, पार्ट 2 बनाओ। अब ये पार्ट 2 है और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे लाइफ के। आपको ये पता लग जाएगा कि लाइफ में करना क्या है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। ओके, तो एक बार इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं हम, किस टॉपिक्स के ऊपर हम सीखने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे, एक बार अब देख लेते हैं। बैलेंस, सेल्फ एस्टीम, ऑप्टिमिज्म, ग्रोथ। आप ये थोड़ा सा पॉज करके आप देख लेना। ओके, तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले। बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार, कितने टॉपिक्स हैं एक बार गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 टॉपिक्स हैं। तो ये वीडियो ये लंबा होगा, ये छोटा वीडियो नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर लेक्चर के तरीके से पढ़ाऊंगा। और एक चीज़ और है कि हमारे एक 30 डेज़ मेंटरशिप प्रोग्राम आने वाला है। आप उसको एक तरीके से सैम्पल लेक्चर लेके चल सकते हैं इसको। उसके अंदर 30 डेज़ तक आपको डेली के 2 घंटे की क्लासेस होंगी और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप देख सकते हो कि हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे, क्या क्या चीज़ नहीं सीखने वाले हैं। ओके, तो देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ। लाइफ का जो डिज़ाइन है ना सर, जो लाइफ को जो आपको डिज़ाइन करना होता है, हर चीज़ आपको डिज़ाइन करनी है। आपको हर चीज़ डिज़ाइन करनी होती है। अगर आपकी शादी हो रही है, आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है। आप प्लानिंग करते भी हो। अगर आप दोस्तों के साथ के घूमने जा रहे हो, आप उसकी भी पूरी अच्छे से प्लानिंग करते हो। आप अगर फैमिली के साथ कोई ट्रिप जा रहे हो, उसकी प्लानिंग करते हो, पढ़ाई की प्लानिंग करते हो, हर चीज़ की प्लानिंग करते हो। व्हेन इट कम्स टू लाइफ, तुम लाइफ की प्लानिंग नहीं करते हो। तुमको चीज़ें नहीं पता होती है कि यार क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा इमोशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इमोशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान हो जाएगी, पर एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आ जाएगी। जो एक क्योस हुआ है तुम्हारी लाइफ का, कि एक हसल बसल हुई है, वहाँ से हट के एक ऑर्डर के अंदर आ जाएगी। लाइफ आपकी क्योस से ऑर्डर के अंदर आ जाएगी। आपको एक चीज़ समझनी है, राइट। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो है सर हमारा बैलेंस्ड सेल्फ एस्टीम। ये सारी चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे कि यार बैलेंस सेल्फ एस्टीम क्या होता है। एक बार हम नया पेज निकाल लेते हैं। नाउ व्हाट इज बैलेंस सेल्फ एस्टीम। बैलेंस सेल्फ एस्टीम, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हर एक इंसान अपने बारे में कुछ ना कुछ अच्छा सोचता है, राइट। कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। पर उन सब चीज़ों को ना एक लिमिट होती है। अब बहुत बारी आप क्या करते हो, आप एक डिल्यूजन के अंदर चले जाते हो। आप एक डिल्यूजन के अंदर चले जाते हो कि यार फॉर एग्जांपल आपकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 5 किलोमीटर रनिंग करने की, पर आपने अपने लिए सोचा हुआ है कि यार नहीं, मैं तो भाई 10 किलोमीटर भाग लूँगा, मैं तो एक 15 किलोमीटर भाग लूँगा, 20 किलोमीटर भाग लूँगा। जब आपसे वो कंप्लीट नहीं होता है,
तब आपका जो मेंटल स्टेट है वो डिग्रेड होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने एक अपनी बैलेंस्ड सेल्फ एस्टीम नहीं बनाई हुई है, राइट? आपने अपनी बैलेंस सेल्फ एस्टीम नहीं बनाई हुई है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि यार हर एक इंसान के अंदर एक लिमिटेड पोटेंशियल होती है। मैं लिमिटेड कह रहा हूँ, अभी के लिए लिमिटेड पोटेंशियल होती है, वैसे तो अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है, बट अभी आप जिस भी स्टेज पर हो ना, आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम रनिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, रनिंग का छोड़ो, हम एक पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप 3 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है, आपकी कैपेसिटी सिर्फ एक बार में 3 घंटे पढ़ने की है, फिर आप अपने आप से ये नहीं कह सकते कि यार मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ। आप ये कह सकते हो कि यार मेरे अंदर हो सकता है कि 12 घंटे ही कैपेसिटी हो, पर मैं अभी 3 घंटे पढ़ रहा हूँ। अभी आपको एक साथ 3 घंटे से 12 घंटे पे नहीं जंप करना, आपको पहले ये देखना है कि यार मैं 3 घंटे से इसको 4 घंटे किस तरीके से करूँ। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड सेल्फ एस्टीम, कि आपके पास हर चीज़ के बैलेंस होता है, हर चीज़ का एक थॉट होता है। अपने बारे में आपको बिल्कुल ही एकदम ऊंचा नहीं सोचना है कि अभी आप ने कोई छोटे मोटे एग्जाम्स क्लियर नहीं करे, पर आप सोच रहे हो कि यार तुम आईएएस बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे, तुम वो बन जाओगे। इससे तुम्हारे डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि डिल्यूजन वर्ल्ड के अंदर चले गए ना यार तुम। आप एक डिल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर चले गए, और जब आप डिल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर चले जाते हो तो फिर वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, राइट? तो आपको एक चीज़ समझनी है। नाउ दूसरा आता है हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है? अब काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने एक चीज़ बताई है कि आपको एक चीज़ समझनी है कि यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट हर एक इंसान कर सकता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ हर एक इंसान कर सकता है, राइट? क्योंकि भाई दूसरी एक चीज़ आती है आपकी यार हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये आपने पहले वाले टॉपिक में भी देखा होगा। आपको एक चीज़ समझनी है कि यार एक चीज़ होती है कि अपने बारे में अच्छा फील करना। दो चीज़ें, एक तो आप अपने बारे में अच्छा फील कर रहे हो, और एक होती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आपने इस सिचुएशन के अंदर, अगर आपने अपनी करंट प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, माइक सही कर लेते हैं, अगर आपने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर अगर आप अपने बारे में एक फील गुड फैक्टर लेके आ रहे हो, आप फील गुड फैक्टर लेके आ रहे हो कि यार ठीक है यार मैं सही तो हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ वो हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आपके फील गुड फैक्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप रियलिटी से बहुत दूर हो। अगर आप अभी अपने बारे में अच्छा फील कर रहे हो तो आप रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो। क्यों? क्योंकि आपको अपनी कमियां नहीं पता है। अगर आपको अपनी कमियां पता होती तो आप अपने बारे में अच्छा फील ही नहीं करते हो। और आपको अपनी कमियां इसलिए नहीं पता है क्योंकि कभी तुमने सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में अच्छी तरीके से सोचा नहीं है। सोचते समय कि यार मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे आगे जाना है, पर एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सोचना, आपको वो चीज़ नहीं पता होती है। क्या ठीक है, अभी आपकी करंट सिचुएशन है यहाँ पर, आपको पहुँचना है यहाँ पर, अपने दिमाग के अंदर सोच रखा है कि यार हाँ मेरे को पहुँचना तो यहाँ पर है, दिमाग में सोच रखा है यहाँ तक पहुँचना है, पर आपके पास ना कोई गोल है ना कोई प्लान है, तो आपको अपने बारे में अच्छा फील नहीं करना। यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि तुमको अपने आप को डेली बेटर करना है, आपको अपने आप को हर घंटे बेटर करना है। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी नहीं कि यार मेरे को अपने बारे में सिर्फ अच्छा फील नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर तुम लोग इसलिए ग्रो नहीं करते हो क्योंकि तुम अभी अपनी करंट सिचुएशन के अंदर, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो कि यार तुमको यहाँ से आगे नहीं जाना है। एक बार समझो इस चीज़ को, आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो कि आपको आगे जाना है, आप आगे नहीं जा पा रहे हो। और ज़्यादातर लोग यही गलतियाँ करते हैं कि वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर एकदम सेटल हो जाते हैं कि यार ठीक है हम यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। और जब तुम सेटल होते हो ना, तब तुम्हारा जो एक माइंडसेट होता है, अब जिस तुम्हारे माइंडसेट में भाई इतनी पोटेंशियल थी, तुम सेटल हो गए यहाँ पर, तो ये वाला जो है ना, जो आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी बचेगी, ये आपका स्ट्रेस होगा, ये आपकी एंजाइटी होगी, आपका डिप्रेशन होगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन होगी। क्योंकि बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर एक एनर्जी स्टोरेज होती है, उस एनर्जी स्टोरेज को आपको सही से यूज़ करना है। अगर आप सही से यूज़ नहीं करोगे तो एंगर के अंदर कन्वर्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन के अंदर कन्वर्ट होगा, वो एंजाइटी के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि उस एनर्जी को तो बाहर निकलना है। अब ये चीज़ तुमको डिसाइड करनी है कि तुम उस एनर्जी को चैनलाइज किस तरीके से करते हो, ओके। नाउ अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है आपका ऑप्टिमिज्म इन ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि यार तुमको अपनी ग्रोथ के लिए ना ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि यार ठीक है मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पेनफुल होगा, चैलेंजिंग होगा, बट मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं आगे तक बढ़ सकता हूँ। और दिमाग के अंदर नहीं करना, आपको मेजर करनी है अपनी ग्रोथ। यू हैव टू मेजर योर ग्रोथ कि तुम कितना ग्रो कर रहे हो। अगर तुम कल 3 घंटे पढ़े थे, आज तुम्हें 3.25 घंटे पढ़ना है।
कल तुमको 3.5 घंटे पढ़ना, और ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास लिखी हुई होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें रिटन डाउन नहीं होगी, तुम डिल्यूजन के अंदर चले जाओगे, क्योंकि जो चीज़ को तुम मेजर नहीं कर सकते उस चीज़ को तुम ग्रो नहीं कर सकते। एक बार फिर से, जो चीज़ को तुम मेजर नहीं कर सकते, इफ़ यू कांट मेजर समथिंग, वो चीज़ कभी भी ग्रो नहीं हो सकती है। इफ़ यू कांट मेजर समथिंग, वो चीज़ कभी भी ग्रो नहीं हो सकती है। तो तुमको अपने आप का एक डेली ट्रैक रखना है कि यार तुम किस चीज़ पे काम कर रहे हो, किस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो। और तुमको एक माइंड के अंदर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यार अभी तुम यहाँ पर हो, तुमको पहुँचना यहाँ पर है, ठीक है। ये वाली डेस्टिनेशन, ये वाली चीज़ कि यार ठीक है, यहाँ पर मेरी ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, मुझको यहाँ तक पहुँचना है। और आपको यहाँ पर टोटली अनसेटिस्फाइड रहना है, आपको टोटली स्ट्रेस के अंदर रहना है कि यार ठीक है, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि जब तुम एक स्ट्रेस लेवल पे होते हो ना, अपने माइंड में स्ट्रेस में होते हो कि यार मुझको कहीं जाना है, कहीं जाना है, कहीं जाना है, कहीं जाना है, और तुम उस पर एक्शंस भी ले रहे होते हो, तब वो एक ग्रोथ वाली चीज़ होती है कि तुम्हारे ब्रेन में एक स्ट्रेस भी है कि तुमको वहाँ तक पहुँचना है, और तुम धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप बढ़ करके तुम आगे बढ़ भी रहे हो। तुम्हें स्ट्रेस होगा पर तुमको डिप्रेशन नहीं होगा। तुम्हें डिप्रेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम भाई ऊपर की तरफ जा रहे हो। समझो इस चीज़ को, तुम्हें डिप्रेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो। डिप्रेशन कब होता है? जब तुम एक जगह रुक जाते हो। तुम मेंटली तो एक जगह रुक गए हो। एक चीज़ इसको लाइक ध्यान से समझना, तुम जब ऊपर की तरफ जा रहे होते हो ना, जब तुम कांस्टेंट ग्रोथ कर रहे होते हो, चाहे तुम सिर्फ 0.1% ग्रोथ कर रहे हो, तब तुम्हें कभी भी डिप्रेशन नहीं हो सकता। डिप्रेशन क्या है? नीचे गिरना। डिप्रेशन नीचे गिरना ही तो है। अभी तुम, डिप्रेशन किसको होता है कि जिसने सोचा कि यार मैं सेटल हो जाता हूँ, पर रियलिटी के अंदर सेटल वाली कोई चीज़ नहीं होती है। तुम ही तो सेटल हुए हो। तुमको ऐसा लग रहा है कि यार तुम यहाँ पर सेटल हो गए हो, ठीक है, इस बात को ध्यान समझो, तुम यहाँ पर सेटल हो गए हो, पर जो तुम्हारे साथ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हर एक का कॉम्पिटिटर होता है भाई, ठीक है। तुम एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के अंदर कंपटीशन है, जॉब्स के अंदर कंपटीशन है, तुम जॉब के अंदर चले भी गए, वहाँ पर भी तुमसे लोग compete कर रहे हैं आगे वाली लेवल पे जाने के लिए। तो तुमको रुकना नहीं है। अगर तुम रुक गए, तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पर रुक गए, पर तुमसे तो लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तुम्हारी फील्ड के अंदर। जब ये इंसान आगे बढ़ गया तो तुम ऑटोमेटिकली पीछे हो गए। तुमको लगा कि तुम यहाँ पर सेटल हो, पर तुम सेटल नहीं हो रहे हो, तुम नीचे चलते चले जा रहे हो। जब तुम नीचे चलते चले जाओगे, फिर तुम्हें डिप्रेशन वाली फीलिंग होगी। इसलिए देयर इज़ नो सेटल इन लाइफ। सेटलनेस कुछ भी नहीं होती है। तुमको सिर्फ ऊपर बढ़ते चले जाना है, अपने आपको डेली कॉन्स्टेंट पुश करना है, डेली पुश करना है, डेली अपने लिमिट्स को क्रॉस करना है। जो हाई परफॉर्मिंग लोग जो होते हैं, अपने आपको डेली पुश करते हैं, उनके लिए कोई सैटरडे नहीं होता है, उनके लिए कोई संडे नहीं होता है। तुमको भी वैसा ही करना है। अगर तुमको हाई परफॉर्मिंग इंसान बनना है, अगर तुमको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाना है। अब इसमें तुम्हारे पास, अब तुम कहोगे कि भैया मेरे पास तो चॉइस की है, मेरी चॉइस है, मैं करूँ या नहीं करूँ। तुम्हें करना पड़ेगा, वरना रिग्रेट के लिए तैयार रहना। तुमको ये चीज़ें करना पड़ेगा, वरना रिग्रेट के लिए तैयार रहना तुम। फिर हमारे पास आता है इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं ना जो आपने शायद आज तक नहीं सुने होंगे। हमारा दूसरा टर्म आता है इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस। अब इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि अभी आप बहुत सारे लोगों से तुम सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस होते रहते हो। अभी तुम बहुत सारे लोगों से सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस होते रहते हो। इंस्टाग्राम पे तुमने किसी की रील देख ली, तुम उससे इन्फ्लुएंस हो गए। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम इन्फ्लुएंस नहीं हुए हो, पर तुम्हारा दिमाग इस तरीके से काम नहीं करता है। तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ चली गई वो कुछ ना कुछ वो उसका प्रोसेस करेगी। तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ चलेगी वो उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगी। और इन सब इन्फ्लुएंस की भीड़ के अंदर, इन सब इन्फ्लुएंस के क्योस के अंदर तुम कभी भी अपने आप पे ध्यान नहीं देते हो। तुम अपने आप से अनफोकस्ड हो जाते हो। तुम एक राइट ट्रैक से बिल्कुल हट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तुम दूसरे लोगों की लाइफ पे ध्यान दे रहे हो कि यार वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा। अब इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस है कि तुम्हें अपने आप से इन्फ्लुएंस होना। तुमको अपने आप को देखना है कि यार तुम कहाँ पर हो, वेयर यू आर, वट आर द स्किल्स यू हैव, कि तुम्हारे पास कोई स्किल्स हैं भी या नहीं है, तुम्हारे पास कोई एक प्लान है या नहीं है, तुम्हारे पास कोई स्ट्रक्चर है या नहीं है, तुम्हारे पास कोई एक फ्रेमवर्क है या नहीं है। ये तुमको अपने आप से पूछना है। ज़्यादातर लोग इससे ये क्वेश्चंस अपने आप से इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावने क्वेश्चंस होते हैं। डर जाते हो कि यार ठीक है, इतना टाइम हो गया, मैं 21 का हो गया, 20 का हो गया, 25 का हो गया, 26, 27, 28, 29, 30, इतने सब सालों का हो गया, पर मैंने अभी तक कुछ भी चीज़ नहीं बनाई। तो रादर क्या करते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम इग्नोर कर देते हैं। पर तुम ये चीज़ भूल जाते हो कि चीज़ को तुम इग्नोर कर सकते हो, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो। जिस चीज़ को तुम इग्नोर कर रहे हो, अपनी जिस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हो, वो बड़ी होके वापस आएगी तुम्हारे पास। तो अगर प्रॉब्लम छोटी है ना, तो उसको वहीं पर सॉल्व करो। अपने आप से इन्फ्लुएंस हो, अपने आप से सवाल पूछो।
ऑलराइट, फिर आता है आपका डेवलप अ विजन। डेवलप अ विजन। अब डेवलप अ विजन क्या होता है? काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भैया हमारी ये विजन है, वो विजन है। वो एमलेसली विजन्स कहते हैं उनको, उनको अनस्ट्रक्चर्ड विजन कहते हैं। मैं ड्रीम्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ गोल्स और विजन के अंदर बिलीव करता हूँ। अपने आप को एनविजन करो, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि तुमको किस तरीके का इंसान बनना है, तुमको किस तरीके का इंसान बनना है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, राइट। अब उसके अंदर क्या आएगा कि तुमको फाइनेंशियली कहाँ तक पहुँचना है, तुमको स्पिरिचुअली कहाँ तक पहुँचना है, तुमको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, तुमको किस तरीके की लाइफ चाहिए, किस तरीके का कंफर्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें एनविजन करो और उसको लिख लो। जस्ट नोट दैट डाउन इन योर डायरी, इन योर पर्सनल डायरी, दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें किस तरीके से बनना है, नाउ मेक अ प्लान, मेक अ डैम प्लान, स्केड्यूल योर टाइम, स्ट्रैटेजी बनाओ, सीखो लोगों से, मेंटोर्स को हायर करो, बुक्स पढ़ो। अगर तुम्हारे पास विजन नहीं है ना, तुम्हारी लाइफ एमलेसली चलती जाएगी। अगर तुमको ये नहीं पता है कि तुम्हें कहाँ पर पहुँचना है, इफ़ यू डोंट नो तुम्हें कहाँ जाना है, तुम रोड पे कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे। इस प्रोसेस के अंदर जो तुम्हारा सबसे कीमती चीज़ है टाइम, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। जब तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर तुम बाद में जाकर रिग्रेट करोगे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग ओनली रिग्रेट। वो बस रिग्रेट कर रहे हैं, उनके पास और कुछ भी चीज़ नहीं है। दे आर डूइंग ओनली रिग्रेट। समझ में आ रही है बात तुम्हें? नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फिर से, विच इज़ डिसिप्लिन एंड स्किल्स। डिसिप्लिन एंड स्किल्स। नाउ अब तुमने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि तुमको किस तरीके से बनना है, तुमने एक चीज़ अपने आप को विजन बना लिया। विजन बनाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन यू हैव, कि तुम्हारे पास वो स्किल्स हैं या नहीं हैं। अगर स्किल्स नहीं हैं सो गेट दैट स्किल। और कुछ बेसिक स्किल्स हैं वो आपको बता रहा हूँ। बेसिक स्किल्स इज रीडिंग, राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो तुमको हर एक इंसान को आना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। अगर तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं आती है तो फिर तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। बिकॉज हर चीज़ के लिए, हर स्किल के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यू नीड टू राइट द थिंग्स, यू नीड टू राइट योर थॉट्स। नहीं लिखोगे चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होगी, ब्रेन के अंदर नहीं बैठेगी। लिखना इज़ एन आर्ट, लिखना इज़ एन एक्सरसाइज, लिखना इज़ अ स्किल जो टाइम के साथ डेवलप होती है। इसको मसल की तरह लो यार, मसल की तरह लो। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही ज़्यादा तुम एप्ट बनते चले जाओगे अपनी लाइफ के अंदर, अपनी उस स्किल के अंदर जो चीज़ तुमको सीखनी है। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट आता है मीनिंग थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीनिंग थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपनी लाइफ को ना कोई मीनिंग दो। जस्ट गिव अ मीनिंग टू योर लाइफ, गिव अ मीनिंग टू योर सफरिंग। अगर तुम अपनी लाइफ को कुछ मीनिंग नहीं दोगे, इफ़ यू विल नॉट गिव अ मीनिंग टू योर लाइफ, तब तुम हमेशा एक कन्फ्यूज्ड स्टेट के अंदर रहोगे। तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रेस आएगा तुम ज़्यादा परेशान हो जाओगे, कोई भी एंजाइटी आएगी तुम ज़्यादा परेशान हो जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तुम ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और मीनिंग कैसे देना है तुमको? अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यू जस्ट हैव टू टेक योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ठीक है, बाहर की जो चीज़ें हो रही हैं मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने आसपास की चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकता। व्हाट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए क्या है? खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ठीक है मैं इस पोजीशन पर हूँ, उस पोजीशन पे मुझको जाना है। जितने भी मेरे एक्शंस हैं दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक इस तरीके से थॉट अपने आप को डेली रिमाइंडर नहीं दोगे दैट माई लाइफ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करोगे और मेंटर्स को ब्लेम करोगे, सबको ब्लेम करोगे, तब तुम कहीं भी नहीं पहुँचोगे। Just observe the people around you, observe the unsuccessful people around you, what they are doing. They are doing the same. They are just playing a blame game. That मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है। अपने आप से पूछो तुम अच्छे हो? तुमने अपना कितना एफर्ट्स दिए अपने काम पे, पढ़ाई पे कितने एफर्ट्स दिए? नहीं दिए। दूसरों को लोग ब्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार ठीक है मेरी इतनी गलती नहीं है, सामने वाले की ज़्यादा गलती है। पर इन रियलिटी उस इंसान की सबसे ज़्यादा गलती होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है
जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। चॉइसेस तुमने करी, चॉइसेस तुम्हारे पास हमेशा रहती है। तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि यार मेरे पास ये चॉइसेस नहीं थी, मेरे पास वो चॉइसेस नहीं थी। सुबह उठ के या तो तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो या तुम बुक पढ़ो, चॉइस इज योर्स। मेजॉरिटी ऑफ यू आर डूइंग द लाइक स्क्रॉलिंग थिंग, तुम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि कोई अपने आप ही लाइफ सही हो जाएगी। अपने आप ऐसे लाइफ सही नहीं होती है। जस्ट हैव टू गिव अ मीनिंग थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी लो सबसे पहले अपने एक्शंस की। नाउ नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज दिस फुलफिलमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज दिस फुलफिलमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? फुलफिलमेंट तुम्हें तब होगा जब तुम अपनी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके तुम उसको पूरे करते रहोगे, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम लेके उसको पूरे करते रहोगे, तुम उतनी ही फुलफिल्ड फील करोगे। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। तुमने क्या करा? तुमने सबसे पहले मान लो यू आर फैट, मान लो यू आर फैट। तुमने एक अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ली, सबसे जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यार मुझको अपने आप को फिट करना है सबसे पहले। ये सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम ये नहीं ले पा रहे हो तो फिर तो दिक्कत है। फिर एक्चुअली में दिक्कत है। फिर तुम सिर्फ अपने आप को डिल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर तुम रख रहे हो और तुम आगे तक रखते रहोगे। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले अपने आप को फिट करो। जब तुम एक बार फैट से फिट बन जाओगे तब तुमको फुलफिल्ड फील होगा कि यार ठीक है, मैंने अपने लिए कुछ करा। आफ्टर दैट जस्ट लुक फॉर योर एजुकेशन। जस्ट लुक फॉर योर एजुकेशन कि ठीक है यार, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, अच्छा नहीं कर रहा हूँ, चलो लेट्स टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एजुकेशन। अपनी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसके अंदर एक्सेल करोगे, फिर तुम्हें फिर से फुलफिल्ड फील होगा। जस्ट एम फॉर फुलफिलमेंट। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो प्लेजर से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं फुलफिलमेंट को। कहीं पर परेशान हो गए, जाकर शराब पी ली, कुछ हो गया सिगरेट पी ली, कुछ हो गया पार्टी कर ली, बट दे आर इग्नोरिंग द वन फैक्ट। व्हाट इज दिस? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहोगे भैया बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ रहे हो, तो और क्या नहीं लेके आऊँ जब तक तुम अपनी फुलफिल नहीं करोगे। ये पता, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें एक छोटा वर्ड लगता होगा, इट्स अ वेरी बिग वर्ड, इट्स अ वेरी ह्यूज वर्ड। इसमें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। The next point comes with that there are limited ways of success. Yes, you heard it right. There are only limited ways of success. अब कह रहे हो कि भैया अनलिमिटेड वेज ऑफ सक्सेस होते नहीं। देयर आर ओनली लिमिटेड वेज ऑफ सक्सेस। अगर तुमको कोई जॉब चाहिए तो जॉब करने के लिए तो भाई तुम्हें एग्ज़ाम ही क्लियर करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के लिए तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। और जब तुमको एक चीज़ ये पता लग जाएगी कि यार चीज़ें लिमिटेड है, चीज़ें लिमिटेड हैं, तब तुमको अपने आप को अननेसेसरी एनजाइटी के अंदर, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स के अंदर, अननेसेसरी फ्रेंडशिप के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर आपको एंगेज नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करेंगी, टाइम ड्रेन होगा। अगर एक बार तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होती है तो उसके साथ साथ तुम्हारा टाइम भी ड्रेन होता है। टाइम जिस दिन ड्रेन हो जाएगा उस दिन फिर तुम कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। दोस्तों के साथ प्रॉब्लम है, छोड़ दो, सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, छोड़ दो, सॉल्व करने की कोशिश मत करो। अभी जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो तुम्हारे अकॉर्डिंगली होगी। किसी के लिए जॉब प्रायोरिटी, किसी के लिए मनी प्रायोरिटी है, राइट? बट दिस इज़ द टू बेसिक थिंग जो हर एक की सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब ये चीज़ें आ जाएं उसके बाद अपनी प्रायोरिटी चेंज कर लो कि ठीक है, अब मेरे पास अच्छा करियर है, अच्छा जॉब है, अब मेरे को आगे प्रायोरिटी अपनी चेंज करनी है। अब मेरे को रिलेशनशिप देखना है, मुझको फ्रेंडशिप देखना है, अब मेरे को अपनी और स्पिरिचुअल ग्रोथ देखनी है। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन फेलियर्स। यस, यू डिड राइट, सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन फेलियर्स। अब क्या करते हो, लोगों को ये नहीं पता होता दैट हाउ टू डील विद द फेलियर। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, फेलियर इज अ स्किल। फेलियर इज अ स्किल। फेल हो गए, बाहर एग्जाम पेपर हार्ड था, ये गवर्नमेंट बेकार थी, टीचर बेकार था, दूसरों पे ब्लेम मत करो। सबसे पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फिर से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि यार मैं क्यों फेल हुआ हूँ, वाई आई फेल्ड दैट एग्जाम, वाई फेल्ड दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन। सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, बाहर की जगह अंदर जाओ। जस्ट लुक एट इट कि यार तुम्हारे पास क्या स्किल्स की कमी थी, या तुमने टाइम सही नहीं दिया था, या तुम्हारा प्लान बेकार था, या तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी। जब तक ये सब चीज़ें नहीं करोगे तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तब तक तुम हमेशा बाहर ब्लेम करते रहोगे, तब तुम फेलियर पे फिर रोते रहोगे कि फेल हो गया भैया, फेल हो गया। सेलिब्रेट योर फेलियर, क्योंकि उससे तुम्हें तुम्हारी वीकनेस पता लगेगी।
और तुम्हें एक चीज़ सच बताता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो दैट दे आर गोइंग टू फेल इन अ पर्टिकुलर एग्जाम, इन अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, इन अ पर्टिकुलर स्किल। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो दैट। जितने भी लोग फेल हुए उनको पता होगा कि उनको यार एग्जाम से पहले पता लग जाता है कि इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि सबकॉन्शियसली उनको ये चीज़ पता होती है कि टाइम नहीं दिया है, स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, टेस्ट नहीं दिए हैं, प्रैक्टिस नहीं करी है। और ये तभी हो पाएगा जब तुम भाई अपनी खुद की एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, खुद के साथ अकेले में बैठोगे, भीड़ के साथ नहीं रहोगे। ज़्यादातर तुम्हारा टाइम भीड़ के साथ निकलता है, दोस्तों के साथ, फ़ोन में, स्क्रीन में, मूवीज़ के अंदर, इसलिए कभी सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का टाइम ही नहीं मिलता है तुम्हें। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है सेल्फ नॉलेज एंड आइडेंटिटी, राइट। अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज सेल्फ नॉलेज एंड आइडेंटिटी। ये कुछ ना ऐसे वर्ड्स हैं जो आप नए नए सीखने वाले हो, जो आपने शायद पहली बार सुने होंगे। अब सेल्फ नॉलेज और आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप अगर एक बार फेल हो गए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, आप अगर फेल हो गए हो तो इसका मतलब इसका भाई कोई ना कोई तो एक रीज़न रहा होगा फेल होने का, राइट। आपके एक्शंस के अंदर कुछ कमी रही होगी। अब जब आपके एक्शंस के अंदर कमी रही है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि यार मेरे ही एक्शंस के अंदर कमी है। क्योंकि जब तक आप दूसरों पे ब्लेम करते रहोगे तब इसका मतलब ये है कि आप दूसरों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो अपने एक्शंस की, और जब तुम दूसरों पे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हो फिर तुम खुद कुछ चेंजेस नहीं करते हो। तो ये चीज़ आपको सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए कि यार शायद जिस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, उसकी मेरे को सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी। सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी, या मुझको उसकी स्ट्रैटेजी नहीं पता थी, या मुझको उसका सिलेबस के बारे में नहीं पता था, या मुझे उसको उसकी प्लानिंग नहीं पता थी, या मुझको टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता था। जब तुमको ये सारी सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी, एक तुम्हें सेल्फ नॉलेज हो जाएगी कि यार ठीक है, ये मेरे पास नॉलेज आ गई कि मेरा जो फेलियर का जो रीज़न है वो मैं ही हूँ। क्योंकि यार देखो, हर एक के फेलियर का रीज़न वही होता है और कोई बाहर वाला नहीं होता। अगर तुम बाहर वालों पे ब्लेम डाल रहे हो तो इट सिंपली मीन्स दैट यू आर इन सीरियस इनफ, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है, यू डोंट हैव करेज। ब्लेम वही करते हैं जिनके पास करेज नहीं होता, जिनके पास गट्स नहीं होता है, राइट। और ऐसे लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं जो दूसरों पे ब्लेम करते हैं। देखो, ब्लेमिंग ना एक चीज़ होती है कि जब तुम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे रहे हो कि यार मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, वो सामने वाले की है, तब ये ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाती है, समझे। फिर आपकी चीज़ होती है यार एक सेल्फ नॉलेज, राइट। फिर आपका आता है वर्क एथिक्स एंड वैल्यूज़। वर्क एथिक्स एंड वैल्यूज़, ये वाला वर्ड आपने सुना होगा कि भाई वर्क एथिक्स, सब कहते हैं कि वर्क एथिक रखो, वर्क एथिक रखो। वर्क एथिक क्या होता है? वर्क एथिक का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं इस लेक्चर के अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। वर्क एथिक का मतलब होता है कि आपको चीज़ों को डेली करना है, आपको चीज़ों को डेली एक्शंस के अंदर लेके आना है, एक्शंस के अंदर लेके आना है। अगर आप उसके अंदर फेल होते हो, ठीक है, तो आपको फिर से वही एनालाइज करना है। अगर आप उसके अंदर सक्सेस होते हो, सक्सेस होने के बाद आपको रुकना नहीं है, आपको उसमें देखना है, टाइम देखना है कि यार मेरे को ये कितने टाइम में सक्सेसफुल हुआ हूँ मैं। अगर तुमको टाइम ज़्यादा लगा, फिर तुमको टाइम तुम्हारा अपना कम करना है कि यार ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर रिजल्ट्स को, जो मेरा ये एक्शंस के साथ जो ये पर्टिकुलर रिजल्ट आया, जो एक पॉजिटिव रिजल्ट है, मैं इसको और कम टाइम में कैसे लेके आ सकता हूँ, मैं इसको और कम टाइम में कैसे लेके आ सकता हूँ। तुमको 100% कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुमको 100% कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना। अगर तुम 100% सेटिस्फाई हो गए तब वहाँ पर तुम्हारे एफर्ट्स लो चले जाएंगे। और यही चीज़ काफ़ी सारे टॉपर्स के साथ होती है। जब वो किसी स्कूल के अंदर टॉप कर लेते हैं, किसी कॉलेज के अंदर टॉप कर लेते हैं, तब उनको एक वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग फिर ग्रो करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार उनको सारी चीज़ें आ गई हैं, राइट। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज़ आपको अपनानी है। और वैल्यूज़ क्या होते हैं यार? वैल्यूज़, आप सब कहते हैं कि यार मेरा वैल्यू सिस्टम ये है, मेरा वैल्यू सिस्टम फलाना है, मेरा वैल्यू सिस्टम ढिमका है। तो आपको वैल्यूज़ के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू एक्शंस। वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू एक्शंस। मैं एक्शंस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें होती है ना, वो इमेजिनेशन के अंदर होती है, वो डिल्यूजन के अंदर रहती है। आप कहते हो कि यार मेरी वैल्यूज़, मेरी हेल्थ है, आई वैल्यू माई हेल्थ, आई वैल्यू माई टाइम। आप क्या क्या कहते हो? आई वैल्यू माई हेल्थ, आई वैल्यू माई टाइम, आई वैल्यू माई जॉब, आई वैल्यू माई करियर। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को वैल्यू कर रहे हो ना, तो आपको भाई उसके लिए काम करना। अगर आप अपनी हेल्थ को वैल्यू कर रहे हो तो आपको अपनी हेल्थ को कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट करना है। आपको कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट करना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार मैं सैटरडे संडे चीट कर लूँगा, मैं एक दिन, हम महीने में एक दिन दारू पी लूँगा, महीने में एक दिन सिगरेट पी लूँगा, या मैं पार्टी कर लूँगा। ऐसे नहीं करना। इट सिंपली मीन्स दैट यू डोंट वैल्यू योर हेल्थ।
वैल्यूज़ का मतलब यही होता है जो तुम्हें परमानेंट लाइफ के अंदर लगा के चलो। वैल्यू का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि यार तुम 5 दिन करो, 2 दिन तुम्हारी वैल्यू भाड़ में चली जाए। सेम विद द टाइम, अगर तुम ये कहते हो कि यार तुम्हारा वैल्यू तुम्हारी टाइम है, तो इस सिंपली मीन्स कि तुमको अपने टाइम को हमेशा वहीं पर इन्वेस्ट करना है जहाँ पर तुमको ज़्यादा ROI मिले, ज़्यादा ROI मिले। अब ROI क्या होता है? ROI आपने सुना होगा, मैनेजमेंट के लोगों ने सुना होगा, विच इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कहीं पर अपना टाइम 1 घंटा दिया है तो भाई उसको तुम्हें कहीं ना कहीं रिटर्न मिलना है। और फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हो, आपने 1 घंटा दिया, आपको वहाँ से क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिला। अब वही आपने 1 घंटा अपने बुक्स के अंदर दे दिया, बुक्स से आपको नॉलेज मिली, उस नॉलेज को भी आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, एक्शंस एक्शंस एक्शंस। एक्शंस नहीं लोगे तो सारी चीज़ें बेकार हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल के अंदर जाऊँगा तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ये फिर 2 4 5 6 7 8 घंटे का हो जाएगा। इसलिए हमारा फ्रेम रिलोडेड है, जिसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके, नाउ एक नई चीज़ आती है विच इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड करियर चॉइस। टाइम मैनेजमेंट एंड करियर चॉइस, ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं 800 रुपीज़, तो उनको थोड़ा समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक चीज़ समझनी है, राइट? आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक चीज़ समझनी है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते हो। यस यू आर राइट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? आपको पहले टाइम मैनेजमेंट का फंडा बताता हूँ। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपको अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना है, एफिशिएंटली आपको एग्जीक्यूट करना है टाइम को, ठीक है? अब आप एफिशिएंटली अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाओगे? अब कैसे आप एफिशिएंटली जगहों पे, एफिशिएंट जगहों पे दे पाओगे? जब तुम फोकस्ड रहोगे, जब तुम एनर्जाइज्ड रहोगे, तो तुमको अपना फोकस मैनेजमेंट करना है और तुमको अपना एनर्जी मैनेजमेंट करना है। अब इसके एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि कोई आप टॉपिक पढ़ते हो, आपको उस टॉपिक को पढ़ने में आपको 2 घंटा लगता है, आप आराम आराम से पढ़ रहे हो, आप ब्रेक भी ले रहे हो, आप चाय पी रहे हो, आप कॉफ़ी पी रहे हो, इन सब में आपको 2 घंटा लग जाता है। आपने 2 घंटे के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट करा, पर आप उस टॉपिक को 1 घंटे के अंदर भी कंप्लीट कर सकते थे अगर आप एफिशिएंसी के साथ करते और तुम एक राइट एनर्जी के साथ करते। एक बार फिर से, तुम इस टॉपिक को 2 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते थे, सॉरी 1 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते थे, पर तुमने 2 घंटे के अंदर करा। क्यों? क्योंकि तुमने अननेसेसरी ब्रेक्स लिए, तुमने अपने जो टाइम को तुमने अननेसेसरी चीज़ों पे दिया। तुमने कॉफ़ी पे दिया, तुमने चाय पी दिया, तुमने वॉक पे दिया, तुमने पानी पे दिया, तुमने खाने पे दिया। समझे? तो ये होता है एक तरीके से आपका फोकस मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट, राइट? ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है टाइम मैनेज करना। टाइम तो अपना मैनेज हो जाएगा जब तुम एक जगह पर फोकस्ड रहोगे। आपको एफिशिएंटली काम करना है, आपको एफिशिएंटली काम करना है। देखो, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के अंदर एक ही फ़र्क होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो चीज़ों को जल्दी करते हैं, क्विक, दे डू द थिंग्स क्विकली। वो जल्दी फेल हो रहे हैं, वो जल्दी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जल्दी चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करने के बाद फेल होते हैं, फेल होने के बाद उससे फिर मेजर लर्निंग निकाल के लेके आते हैं, यार मैं क्यों फेल हुआ। वो जल्दी करते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है बहुत फास्ट चलता है, बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। क्या ठीक है, ये नहीं हुआ, ये करते हैं तुरंत, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए जितने भी ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो बहुत ज़्यादा बार फेल हुए हैं। अभी तुम क्या करते हो? तुम एक जगह पर फेल हो जाते हो, तुम 2-3 महीने तो तुम रोने में लगा देते हो कि यार मैं तो फेल हो गया, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, ये करूँ वो करूँ। एनालाइज करो। फेलियर के बाद का सबसे पहला स्टेप आता है एनालाइज करो। उसके अंदर फिर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है तो आप फिर अपने फेलियर को आप एनालाइज भी नहीं कर पाओगे। फेलियर को एनालाइज इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम भावनात्मक तरीके से सोचोगे, तुम्हारे जो फीलिंग्स हैं वो तुम परेशान रहोगे, ज़्यादा टाइम तुम डिप्रेस रहोगे, तुम दोस्तों से बात करोगे कि यार भाई मैं फेल हो गया, क्या करूँ, घर वालों से बात करो, भाई मैं फेल हो गया। ऐसे नहीं करना है, रोना नहीं है। रोते लूजर्स हैं और तुम लूजर नहीं हो। फिर हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है करियर चॉइस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं करियर के अंदर क्या चीज़ करनी है। करियर चॉइस का मतलब क्या है? करियर चॉइस का मतलब है कि तुमको अपने लिए काम चूज करना है कि तुमको कौन सा काम करना है। पहली बात, तुम एक चीज़ समझो कि तुम आज के टाइम पे तुम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, बट दैट मल्टीपल थिंग्स शुड बी कनेक्टेड। दैट मल्टीपल थिंग्स शुड बी कनेक्टेड। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यार तुम्हारा स्पोर्ट्स के अंदर भी करियर है और तुम्हारा एक राइटिंग के अंदर भी करियर है। ऐसे नहीं कर सकते हो तुम। मल्टीपल करियर का मतलब होता है कनेक्टेड करियर्स,
मल्टीपल करियर्स का मतलब कनेक्टेड करियर्स। और तुमको एक चीज़ समझनी है कि जो तुम्हारी जो करियर चॉइस होने वाली है ना, वो तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं होगी, ना वो तुम्हें तुम्हारे पसंद के हिसाब से होने वाली है कि भाई तुमको ये चीज़ पर्टिकुलरली पसंद है या नहीं पसंद है। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बट अभी तुम्हारे पास जॉब नहीं है, अभी तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है। चूज करने की जो एक लग्जरी होती है, जो चीज़ों को चूज़ करने की जो लग्जरी होती है, वो तुम्हारे पास तब आएगी जब तुम एक जगह पर जाके तुम एक डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर पहुंच जाओगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि यार तुमने अभी तुम 21 साल के हो, 21 साल से तुमने 30 साल तक एक सही टाइम मैनेजमेंट के साथ, सही स्ट्रैटेजी के साथ तुमने एक जॉब करी। उस जॉब में तुम 30 इयर्स तक तुम एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तुम्हारे पास अच्छा फाइनेंस आ गया, तुम्हारे पास अच्छी पावर आ गई। अब उसके बाद तुम्हारे पास जब अच्छी फाइनेंस और अच्छा पावर आता है तो फिर तुम्हारे पास टाइम भी बचता है। अब तुम उस टाइम को अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के अंदर लगा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास लग्जरी है, पैसों की भी लग्जरी और टाइम की भी लग्जरी है। पर अभी स्टार्टिंग में तुमको वो करियर चूज करना है जो तुम्हारे डोमेन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल तुमने यार बीटेक करी है, तुमने बीटेक करी है या तुम बीटेक कर रहे हो, तो तुमको इसी फील्ड के अंदर जॉब देखनी है। और इस फील्ड के अंदर जॉब देखने के लिए तुमको अपनी क्वालिफिकेशंस को मास्टर करना है, अपनी जो एजुकेशन है उसको मास्टर करना है। ज़्यादातर बीटेक वालों की जॉब इसलिए नहीं लग पाती है क्योंकि वो उनकी बीटेक ही सही से नहीं हुई होती है। इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, वो अनएम्प्लॉयबल है, उनके पास डिग्रीज है पर उनके पास स्किल्स नहीं है। अपने स्किल्स पे काम करो। अब स्किल्स पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि तुम डिजिटल मार्केटिंग सीखो, तुम ये सीखो, तुम वो सीखो। ये सारी तो एक सब्सटीट्यूट स्किल्स होते हैं कि ये चीज़ तो सबको आनी चाहिए। बाकी तुम्हारी मेन स्किल होती है। बीटेक कर रहा है तुमने सीएस के अंदर, तो सीएस के अंदर बिल्कुल मास्टर बन जाओ। अगर तुमने बीटेक सिविल के अंदर करा है तो सिविल के अंदर बिल्कुल मास्टर बन जाओ। फिर उसके बाद जो तुम्हारे ऑप्शंस आते हैं वो फिर तुम्हारी डिजिटल मार्केटिंग आता है, वो तुम्हारा सेल्स आता है, वो तुम्हारा कम्युनिकेशंस आता है। ये सप्लीमेंट्री स्किल्स हैं। मेन स्किल तो तुम्हारी ये है ही, इसी में तुमको मास्टर करना है। फिर नेक्स्ट तुम्हारी सप्लीमेंट्री स्किल्स आते हैं। सप्लीमेंट्री स्किल्स के अंदर तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग है, तुम्हारा सेल्स है, तुम्हारा साइकोलॉजी है, तुम्हारा ह्यूमन बिहेवियर है। ये चीज़ मस्ट है, दिस इज द मस्ट हैव थिंग। तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, मैनेजमेंट के अंदर हो, तुम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, तुमको ये वाली स्किल्स तो सीखनी ही सीखनी है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, ह्यूमन बिहेवियर हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। इन सब चीज़ों पे तुमको काम करना, और इन सब चीज़ों को हम समझेंगे द फ्रेम रिलोडेड के अंदर। ओके, आई गेस आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, राइट? नाउ हमारा फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है। पॉइंट तो बहुत सारे हैं यार, विच इज़ द एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। राइट, व्हाट इज एक्सटर्नल, लाइक एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि तुमको बाहर वालों से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। ये तुम हो, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है? ये तुम हो और ये तुम्हारी दुनिया है, और ये यहाँ पर इस दुनिया के अंदर तुम्हारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, तुम्हारे फैमिली आ जाती है, तुम्हारे रिलेशनशिप आ जाता है, और फालतू के और रिलेशनशिप्स आ जाते हैं जो तुम बहुत सारे बना लेते हो कि ये मेरा दोस्त है, मेरा कम दोस्त है, मेरा ज़्यादा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा नॉर्मल फ्रेंड है। राइट, अभी तुमको जो एक्सपेक्टेशंस है वो से खुद से ही रखनी है कि तुम खुद पे किस तरीके से एफर्ट्स पुट कर सकते हो। और खुद से तुमको एक्सपेक्टेशंस ऐसे रखनी है कि यार ठीक है, अगर मैं फिट नहीं हूँ, मुझको सबसे पहले अपने आप को फिट करना है। मेरी खुद से एक्सपेक्टेशंस है कि मैं खुद को फिट करूँगा। जब तुम खुद की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करोगे तब तुम्हारी जो डिग्निटी है वो इंक्रीज होगी। डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट ये बोलने से इंक्रीज नहीं होती हैं, ये एविडेंसेस के साथ इंक्रीज होती हैं। अगर तुम किसी पर्टिकुलर तुमने कोई तुमने टास्क डिसाइड कर लिया कि यार मेरे को एक हफ्ते तक 5-5 किलोमीटर तक डेली भागना है, तुम एक हफ्ते तक 5 किलोमीटर भागे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और डिग्निटी तुम्हारी ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ जाएगी। तुमको कुछ उस पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार मेरी डिग्निटी ये है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ये है, नहीं, वो फीलिंग तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने खुद के साथ जो प्रोमिसेस पूरे करे हैं वो तुमने अच्छे से निभाए हैं। और वो चीज़ तुम तभी कर पाओगे जब तुम बाहर से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे। बाहर से एक्सपेक्टेशंस रखने का ये मतलब है कि तुम ये नहीं चाह रहे हो कि मेरा कोई दोस्त मेरे साथ रनिंग करने जाए, मेरा कोई दोस्त मेरे साथ पढ़े, या मेरा कोई घर वाला सपोर्ट करे, ये करे, नहीं, ये कुछ भी नहीं रखना है तुम्हें। सारी एक्सपेक्टेशंस खुद के साथ रखो, दैट्स इट। जब तुम खुद के साथ एक्सपेक्टेशन रखोगे तो फिर तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। और जब तुम खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो और उन पर तुम फुलफिल करते हो, उनको जब तुम पूरा करते हो, फिर तुम्हारे न्यूरॉन्स इंक्रीज होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे ही तुम्हारी इंक्रीज होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जब कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, जब तुम कहीं पर भी जाओगे, तुम किसी से बात करोगे, अब जो तुमको आता है ना सोशल एंजाइटी, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आता है, क्योंकि तुमने अपने ऊपर कभी भी काम नहीं करा है। अपने आप से किए हुए जो प्रोमिस हैं वो कभी भी तुमने पूरे नहीं करे, इसलिए तुमको सोशल एंजाइटी होती है। जब तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में एक पर्टिकुलर चीज़ रहेगी, जब तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में पर्टिकुलर चीज़ रहेगी कि हाँ यार मैंने अपने आप से ये प्रोमिस करे थे और ये सारे प्रोमिस मैंने पूरे करे हैं,
तब तुम्हारे अंदर अपने आप तुम कॉन्फिडेंस देखना। तुम इंटरव्यू के अंदर भी तुम अच्छे से बात कर पाओगे, तुम दोस्तों के सामने भी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, अनजान लोगों से भी कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपनी रियलिटी कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर कंस्ट्रक्ट करी है। गॉट इट? तो भाई अपने आप से तुमको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। नेक्स्ट आता है यार आपका द ड्रैगन ऑफ क्योस। ड्रैगन ऑफ क्योस क्या होता है ये भाई तुम प्लीज़ ये ध्यान से समझ लेना। ड्रैगन ऑफ क्योस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम द फ्रेम रिलोडेड में और डिटेल में समझेंगे। ड्रैगन ऑफ क्योस पर्टिकुलरली एक चीज़ होती है कि यार जब तुम्हें किसी एक प्रॉब्लम, कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम उसको इग्नोर जब करते हो। ह्यूमंस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस। तुमने छोटी सी प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया। अभी छोटी सी प्रॉब्लम क्या है? मान लो कि तुम किसी चीज़ के अंदर फेल हो गए, किसी एग्जाम के अंदर फेल हो गए। अब तुमने उस फेलियर को तुमने इग्नोर कर दिया। अब इग्नोर करने का मतलब भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुमने उसको एनालाइज नहीं करा, तुमने देखा नहीं अपने आप पे, तुमने इंट्रोस्पेक्ट नहीं करा। अब यहाँ पर फिर हमारा ये वाला पॉइंट आ जाता है ना कि यार सेल्फ नॉलेज एंड आइडेंटिटी। तुम फेल हो गए, तुमने अपने फेलियर को एनालाइज नहीं करा। ठीक है, फेल हो गए, उसके बाद तुमने एनालाइज नहीं करा। एनालाइज नहीं करोगे फिर तुम उन पे काम नहीं करोगे, अपने वीकनेस पे तुम काम नहीं करोगे। और जब तुम अपने वीकनेस पे काम नहीं करोगे फिर क्या होगा? फिर तुम सेम गलतियां दोहराओगे जो तुमने पहले वाले अटेम्प्ट में करा था। जब तुम सेम गलतियां दोहराओगे तो तुम्हारे पास सेम रिजल्ट आएगा। सेम रिजल्ट आएगा, दूसरी बार भी तुम फेल हो जाओगे। दूसरी बार फेल हो जाओगे अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी और कैपेसिटी रही, थोड़ी सी और काम करने की एक इच्छा रही, हार्डवर्क करने की इच्छा रही, फिर तुम फिर से मेहनत करोगे। बट अगर तुम फिर से बिना एनालाइज करे फिर से तुम इग्नोर करोगे, फिर तुम्हारे पास फिर से सेम रिजल्ट्स आएंगे। और जब तुम्हारे सेम रिजल्ट्स आएंगे फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हारे पास क्रिएट हो जाता है सेल्फ डाउट। उसके बाद तुम्हारे पास क्रिएट हो जाता है सेल्फ डाउट। और जब तुम्हारे पास सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है फिर तुम अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करने लग जाते हो। कैपेबिलिटीज़ पे तुम डाउट इसलिए करते हो क्योंकि फिर तुम एक ना फिर से इग्नोरेंस मोड के अंदर चले जाते हो कि यार मैं क्यों फेल हुआ हूँ, मैं शायद ये है, शायद वो है, पेपर हार्ड था, कंपटीशन बहुत है। तुम एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हो। तुम बाहर की तरफ तुम रीजंस देखने लग जाते हो, तुम कभी अंदर नहीं जाते। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर तुम सेल्फ डाउट के अंदर आते हो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो चला जाता है। उसके बाद तुम कुछ करने लायक नहीं रहते हो। जब करने लायक नहीं रहते हो तो फिर तुम चीज़ों को गिव अप कर देते हो। फिर तुम छोटी मोटी नौकरी पकड़ के एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीते हो। इसको हम कहते हैं ड्रैगन ऑफ क्योस। एक छोटे से फेलियर को तुम जब समझ के उसको सही से काम कर सकते थे और उसको सक्सेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे, तुमने वो नहीं करा। तुम एक रैम्बलिंग मोड के अंदर चले गए। फिर उस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ को हम कहते हैं ड्रैगन ऑफ क्योस। काफ़ी सारे लोग इसके अंदर और डेप्थ के अंदर चले जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ के साथ। जो कोटा के अंदर जो होता है ना, वो ड्रैगन ऑफ क्योस की वजह से ही होता है। तो ये चीज़ें बहुत डेप्थ वाली चीज़ें हैं, ये लोग समझ नहीं रहे हैं अभी तक और ना इन सब चीज़ों को सीखते हैं। गॉट इट? नाउ इग्नोरिंग मिस्टेक्स डार्लिंग, इग्नोरिंग मिस्टेक्स, ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं यार ये इग्नोरिंग मिस्टेक्स। अब इग्नोरिंग मिस्टेक्स क्या है? व्हाट इज इग्नोरिंग मिस्टेक्स? वही चीज़ जो आपके ड्रैगन ऑफ क्योस के अंदर आई। ड्रैगन ऑफ क्योस इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि जब तुम फेल होने के बाद तुमने उसको एनालाइज नहीं करा, ये तुम्हारी हो गई मिस्टेक को इग्नोर करना। जब तुमने मिस्टेक को इग्नोर कर दिया फिर तुमने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, और जब एक्शन नहीं लिया फिर रिजल्ट तुम्हारा सेम आया। जब रिजल्ट तुम्हारा सेम आया फिर वो चीज़ तुम्हारे ड्रैगन ऑफ क्योस के अंदर कन्वर्ट हो गई। जब ड्रैगन ऑफ क्योस के अंदर कन्वर्ट हो गई फिर प्रॉब्लम हो गई, और जब प्रॉब्लम हो गई फिर तुम आए कि भैया बताओ हमें एंजाइटी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है बिकॉज यू आर इग्नोरिंग योर प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर इग्नोरिंग योर स्मॉल प्रॉब्लम्स। दैट्स वाई द ड्रैगन ऑफ क्योस इज बीइंग क्रिएटेड बाय यू ओनली। You are the monster of your life. If you are ignoring your problem, you are becoming the worst monster, uncontrollable monster. तुम्हारे पास दो choices हैं, either become a controllable monster or either become uncontrollable monster. There is no in between. There is no other way around. Now, next, embracing mistakes is opportunities. यहां पर सारा पासा पलट जाता है जब यहां पर आए कि एम्ब्रेसिंग मिस्टेक्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इस टॉपिक को समझेंगे, ये टॉपिक भी तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करेगा। अब तुम यहां पर फेल हुए तुम, बहुत सारे लोग हर जगह फेल होते हैं। फेल होने के बाद इसको तुमको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है।
अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। मान लो इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर तुम 5 नंबरों से फेल हुए, 5 नंबरों से तुम्हारा नंबर नहीं आया। अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम इस 5 नंबर का जो डेफिसिट था इसको तुम 150 नंबर के सरप्लस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो और अपनी जो रैंक, जहां पर रैंक तुम्हारी, तुम 100 रैंक के अंदर आ सकते हो सकता है तुम्हारी AIR 1 भी आ जाए, हो सकता है AIR 1 भी आ जाए। वो तभी होगी तुम अगर इस अपनी मिस्टेक को, इस फेलियर वाली मिस्टेक को तुम डिटेल के अंदर इसको एनालाइज करोगे। तो तुम डिटेल के अंदर एनालाइज करोगे और एक इंट्रोस्पेक्शन के अंदर जाओगे कि यार मैं किस चीज़ पे काम कर सकता हूँ, किस लेवल तक काम कर सकता हूँ, किस चीज़ को इग्नोर कर सकता हूँ, किस चीज़ को मैं स्ट्रेंथ बना के प्रिपेयर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है कि मिस्टेक्स एज एन अपॉर्चुनिटी। अब तुम्हारे पास मिस्टेक ही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी हो गई तुमको कंपटीशन से आगे जाने के लिए, क्योंकि अब जब तुम फिर से स्टार्ट करोगे, अब तुम्हारे पास सारा तुम्हारा डेटा है कि तुम किस चीज में वीक हो, तुम्हें कैसे काम करना है, किस पे काम करना है। समझ रहे हो बात? बेटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फेलियर के बाद ही आता है, विच इज लाइक एनालाइजिंग ऑब्स्टेकल्स। एनालाइजिंग ऑब्स्टेकल्स, व्हाट डज इट मीन दैट एनालाइजिंग ऑब्स्टेकल्स? कि तुम्हारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको एनालाइज करना, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना। अब तुमको प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। मान लो तुम्हारा मैथ्स वीक था, या कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं वो तुम्हारा वीक था। मैथ्स छोड़ो, तुम्हारा मान लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल वीक है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तुमको पता लग गया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि यार अब ये मेरी वीक है। नाउ अब इसको एनालाइज करना है कि यार मेरी क्या ग्रामर के अंदर प्रॉब्लम है, या मेरे वर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी के अंदर प्रॉब्लम है, या मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम है। जब तुम इस तरीके से एनालाइज करोगे, एक लॉजिकल वे के अंदर एनालाइज करोगे, फैक्चुअल वे के अंदर एनालाइज करोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि ठीक है मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम है। अब अंडरस्टैंडिंग को तुम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो? रीडिंग, जस्ट बाय रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग विद पेशेंस, रीडिंग एंड राइटिंग विद पेशेंस। और पेशेंस के साथ आपको क्या रखना है? आपको हेल्प फ्रॉम द बुक्स, और हेल्प फ्रॉम द मेंटोर्स, और हेल्प फ्रॉम द टीचर्स उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। क्योंकि टीचर्स और मेंटोर्स का काम यही होता है कि तुम्हारी जो डायरेक्शन ऑफ हार्डवर्क है उसको राइट डायरेक्शन सही करना। तुम्हारा जो डायरेक्शन ऑफ हार्डवर्क है उसको सही दिशा के अंदर लेके जाना, ये तुम्हारा एक टीचर और मेंटोर का काम होता है। क्योंकि सारी नॉलेज तो तुम्हारी बुक्स के अंदर है, सारी नॉलेज तुम्हारी कॉपी के अंदर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब आ जाता है द मिडिल ग्राउंड। आपके दिमाग को मैं खोलने वाला हूं बहुत ज्यादा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाट इज मिडिल ग्राउंड? मिडिल ग्राउंड का मतलब होता है कि तुमको अपने फेलियर्स और अपॉर्चुनिटी को बराबर तरीके से देखना है, एक बैलेंस्ड तरीके से देखना है कि फेल तो तुम हो गए, उसके साथ साथ तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी भी है अपने आप को ग्रो करने की। जब तुम इस तरीके से देखोगे, जब तुम फेलियर का तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुम्हें बुरा लगना ही नहीं चाहिए किसी बात का, तुमको नहीं लगना चाहिए बुरा किसी बात का। सिर्फ तुमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ठीक है मेरे से गलती हुई है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि तुमको कॉन्शियसली पता है कि तुमसे गलती हुई है, पर इट डजेंट मीन कि तुमको उस चीज़ का तुमको बुरा मानना है। इसका मतलब है कि तुमको अपने इमोशंस कंट्रोल में लेने हैं, और एक लॉजिकल वे के अंदर तुमको पता होना चाहिए कि तुमसे गलती हुई है, और तुमको ये भी पता होना चाहिए गलती हुई है तो गलती सही भी हो जाती है। जब तुम अपने फेलियर्स को इस तरीके से देखोगे ना, क्या तुमने फेलियर और अपॉर्चुनिटी को राइट तरीके से देखा है, तब तुम्हारे ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और तुम्हारा माइंडसेट इंक्रीज होगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन और अन अनसक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन इसलिए ही सक्सेस के तरफ बढ़ता चला जाता है क्योंकि वो सक्सेस और फेलियर्स को बराबर तरीके से देखता है। अगर वो सक्सेस होता है किसी चीज़ के अंदर, उसको अचीवमेंट मिलती है, तो वो चीज़ देखता है कि यार मैं इसको और ज़्यादा स्पीड अप कैसे कर सकता हूँ, जो चीज़ मैंने 2 साल के अंदर अचीव करी है इस चीज़ को मैं 1 साल के अंदर कैसे अचीव कर सकता हूँ। और जो अनसक्सेसफुल इंसान होता है वो एक ही लूप के अंदर रहता है कि मैं फेल हो गया। फेलियर को अपॉर्चुनिटी देखो ना कि तो अब तुमको ये चीज़ पता है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमी है, पहले तुमको नहीं पता थी, पहले तुम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है। तो फेलियर और अपॉर्चुनिटीज़ को एक ही तरीके से देखो। नहीं कह रहे मैं पॉइंट? नाउ नेक्स्ट, ये आपका फेवरेट टॉपिक है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेडोनिज्म एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। लाइक व्हाट इज हेडोनिज्म? क्या होता है
हेडोनिज्म का मतलब होता है कि जब तुम एक प्लेजर्स के अंदर ज़्यादा जाते हो। हेडोनिज्म का मतलब होता है जब तुम प्लेजर के अंदर जाते हो, अननेसेसरी प्लेजर्स के अंदर जाते हो, चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की हो, जब तुम्हारी जो तलाश होती है वो सिर्फ हुकअप्स के लिए होती है कि ठीक है। और तुमको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, आज तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ डाल देता हूँ, ये एक्सरसाइज करना, तुम अपने आप को तुम एनालाइज करना कि तुमने अपना जो समय है वो सो कॉल्ड रिलेशनशिप ढूंढने पे तुमने लगाया है, विदाउट तुमने अपने साथ अभी तक रिलेशनशिप सही नहीं करा, बट तुम बाहर रिलेशनशिप ढूंढते हो। बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। यू डोंट फाइंड रिलेशनशिप्स, यू ओनली फाइंड मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स। तुम सिर्फ प्लेजर्स देखते हो कि यार किसके साथ में हुकअप कर सकता हूँ या किसके साथ में हुकअप कर सकती हूँ। तुम्हारा 80% ऑफ द टाइम, तुम्हारा 80% ऑफ द फोकस, 80% ऑफ द एनर्जी इन्हीं सब चीज़ों के अंदर जाती है कि यार ये लड़का वो लड़की, ये लड़का वो लड़की कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छी लग रही है। चलो काफ़ी सारे लोग कर भी लेते हैं, राइट, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, उसके बाद उनका इतनी मेंटल स्टेट उनकी ख़राब हो जाती है क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को प्लेजर से एडिक्ट कर लिया है। एक रियल कनेक्शन होता है, वो रियल कनेक्शन से, रियल ह्यूमन कनेक्शन से, जो एक सोल वाला कनेक्शन होता है, जो एक हार्ट वाला कनेक्शन होता है, उससे बहुत दूर चले जाते हैं और फिर वो वापस कभी आ भी नहीं पाता है। तुमको ऐसा लगता है कि यार तुम कुछ ऐसी गलतियां होती है ना कि जो चीज़ तुम कर लेते हो फिर उसके वापस तुम उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते हो। अगर तुमसे ये चीज़ हो गई है तो उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें झेलने ही पड़ेंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेस इसमें आते हैं ज़ीरो ट्रस्ट, ज़ीरो गुड रिलेशनशिप्स। इसलिए नेवर गो ऑन द हेडोनिज्म, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तुम्हारा करियर पूरा खराब कर देगी। तुम किसी भी पॉइंट पर हो, चाहे यू माइट बी अर्निंग लाइक 10 लाख अ मंथ, उसके बाद भी अगर तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल हुकअप्स कर रहे हो, तुम्हारी मेंटल जो स्थिति है ना, जो मेंटल लेवल है, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन पे जाके गिर जाएगा। होगा भी तुम्हारा, अगर तुमने एक बहुत बारी करा होगा। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, which I am not, because I have seen the examples of that particular person who has been doing all these hedonism all through their lives. They keep on finding girls, they keep on finding guys and sending DMs like, hi, hello, how are you? And what's the main purpose and what's the main goal? Just to get laid. Just to get laid. So please understand this, the consequences of the hedonism which you have been trying to do. Next come with the discipline and sacrifice. Discipline and sacrifice हमेशा साथ साथ में चलता है। Discipline and sacrifice हमेशा तुम्हारे साथ साथ में चलेगा। उसका मतलब क्या है? डिसिप्लिन में तुम कब आओगे? जब तुम इंस्टेंट प्लेजर को तुम सेक्रीफाइस करते हो। दिस इज कॉल्ड द डिसिप्लिन। This is the new definition. This is not the new definition of the discipline. It's the definition of the discipline. जब तुम अपने इंस्टेंट प्लेजर को छोड़ के तुम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखते हो कि यार ठीक है, मैं अभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, कोई बात नहीं, अभी मैं स्ट्रेस को झेलता हूँ, मैं स्ट्रेस को टॉलरेट करता हूँ, अपना स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल बढ़ाता हूँ। जब तुम्हारा स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल बढ़ता है ना, तब तुम्हारे पास जितना भी बड़े स्ट्रेस होते हैं तुम उसके आगे के काबिल बनते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम कभी जिम गए होगे, स्टार्टिंग तुमने 2.5 किलो के डंबल से करा होगा, अब चाहे 10-12 किलो के डंबल मारते होगे। अगर तुम 2.5 किलो के डंबल पे ही तुम ये सोचते कि यार चलो मैं स्टेरॉइड्स ले लेता हूँ, तब तुम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सेम विद द स्ट्रेस, जस्ट स्टार्ट डीलिंग विद द स्ट्रेस, स्टार्ट लर्निंग विद द स्ट्रेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नाउ नेक्स्ट आता है आपका एंगेजिंग मीनिंगफुली। No. Transition to adulthood. What does mean like transition to adulthood? कि जब तुम एक सर्टेन एज से एक सर्टेन एज की तरफ पहुंचते हो, जब तुम 16 से अपना 25 की जो एज होती है, इसके अंदर तुमको सारे जो प्लेजर्स होते हैं, आई एम टेलिंग यू, सारे प्लेजर्स तुमको सेक्रीफाइस करने हैं। अगर तुमने इस एज तक तुमने सिर्फ प्लेजर सीकिंग, तुम सिर्फ प्लेजर ही देखते रहे, चाहे वो खाने का प्लेजर हो, चाहे वो सोने का प्लेजर हो, चाहे वो आराम करने का प्लेजर हो, किसी भी चीज़ का प्लेजर तुम देखते रहे, जब तो तुम्हारी बाकी की जो 50 साल वाली जो जिंदगी है वो दैट बिकम हेल, दैट इज गोइंग टू बिकम हेल। और नॉट फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बनेगी, वो तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग होने वाले, तुम्हारे वाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, उन सब के लिए बन जाएगी। क्योंकि इस एज में तुम अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हो, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली। तुम एक इस एज के अंदर अपना तुम फाउंडेशन रख रहे होते हो।
तुम इस एज के अंदर अपना फाउंडेशन रख रहे हो। तो अगर तुम अपना फाउंडेशन सही से नहीं रखोगे तो तुम कैसे सोच सकते हो कि जो तुम्हारे ऊपर वाली जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। चलो मान लेते हैं बन गई, मान लेते हैं बन गई। जैसे तुम्हारा एक ये होता है ना कि यार वो तो बहुत सारे गलत चीज़ें करके भी वो आगे पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बिल्डिंग तो उसने बना ली है। समझो इस चीज़ को, उस पर्टिकुलर इंसान ने अपनी बिल्डिंग तो बना ली है बहुत ऊंची, बट जो उसकी जो फाउंडेशन है ना, उसकी फाउंडेशन बहुत वीक है। और जब वो बिल्डिंग गिरेगी तब वो उसी को डैमेज नहीं करेगी, उसके आसपास उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग होंगे, उसके कलीग्स, उसके रिलेशनशिप्स, उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली, उसके आसपास के लोग, वो सबको डैमेज करेगा। अब इसको तुम एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। किंगफिशर एयरलाइंस का तुमने नाम सुना है? तुमने किंगफिशर एयरलाइंस का नाम सुना है। उसकी जो फाउंडेशन थी, फाउंडेशन उसकी प्लेजर्स के ऊपर थी। प्लेजर्स के ऊपर उसने एम्पायर बना तो लिया। एम्पायर बनाने के बाद जब वो एम्पायर गिरा, निस्तनाबूत हुआ, जब वो एम्पायर गिरा सारा, तब उसमें एम्प्लॉयज़ गए। एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनको भी सफ़र करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब ऐसा नहीं होता कि तुम ऊपर पहुंच जाओगे, तुम्हारे लिए सब कुछ एकदम ब्रेड एंड बटर हो जाएगा, एकदम स्मूथ लाइक अ बटर हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल भी। अगर तुम्हारी ये एक्सपेक्टेशंस है ना कि तुम ऊपर पहुंचने के बाद तुम्हारी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, सो ये एक्सपेक्टेशंस मत निकालो, क्योंकि तुम्हें अभी पता ही नहीं है। अभी सिर्फ तुम्हें चीज़ें बेची जाती हैं कि यार ऊपर पहुँचने के बाद तुम्हारी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। जो भी ये सोचता है ना, वो एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन पॉइंट तक ऊपर जाता है, फिर उसके बाद नीचे से धड़ाम गिरता है। और जब वो धड़ाम गिरता है फिर दिक्कत होती है। तो ट्रांजिशन टू एडल्टहुड का यही मतलब है कि तुमको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग रखना है, जिससे कि जब तुम एडल्ट बनो, मेंटली एडल्ट बनो, मैं फिजिकली और हार्मोनली नहीं बोल रहा हूँ, वो तो एक जानवर भी अपने आप बन जाता है। मेंटली तुमको अपने आप को ग्रो करना होता है। तुमको हमेशा फ्यूचर रिवॉर्ड्स देखने कि फ्यूचर रिवॉर्ड्स की, ठीक है यार मेरे को अगर आज सिगरेट छोड़नी है, अगर मैं आज सिगरेट नहीं पीऊंगा, इसको मुझे फ्यूचर के अंदर क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तुम्हें स्टैमिना बिल्डअप होगा, और तुम्हें पता है कि स्टैमिना बिल्डअप होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। गेट माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग क्योस एंड ऑर्डर। बैलेंसिंग क्योस एंड ऑर्डर। बैलेंसिंग क्योस एंड ऑर्डर क्या है? क्योस का मतलब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योस का मतलब होता है कि भीड़, बहुत भीड़ भड़क्का, एकदम इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं। ऑर्डर का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर तुमको अपनी लाइफ को क्योस से ऑर्डर की तरफ लेके जाना है, हर लेवल पे, ऑन एवरी लेवल। इसमें ये नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपकी स्टैटिक नहीं होने वाली है कि आपने एक बार क्योस था फिर उसके बाद ऑर्डर पे कर लिया फिर सब चीज़ ऑर्डर पे हो जाएंगे। नहीं, एक टाइम पे तुमको ये ऑर्डर भी तुमको क्योस लगने लगेगा, ये ऑर्डर भी तुमको क्योस लगने लगेगा, क्योंकि दैट्स लाइफ। तुमको एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम्हें हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगने लगी, क्योंकि ह्यूमन की एक टेंडेंसी है चीज़ों को सॉल्व करना, बिकॉज देयर इज नथिंग स्टैटिक। कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, हर चीज़ आपकी डायनामिक है। नाउ अब इसको थोड़ा सा डेप्थ के अंदर समझेंगे। अब लाइक क्योस क्या है तुम्हारी लाइफ के अंदर? तुम्हारी लाइफ के अंदर ये चीज़ है कि यार तुम्हारा जॉब सेट नहीं है, तुम्हारी मनी सेट नहीं है, तुम्हारी रिलेशनशिप सेट नहीं है, तुम्हारी रिलेशनशिप विद द फैमिली सेट नहीं है। अब इसको किस तरीके से सही करें? ये तुम्हारा क्योस है, ये तुम्हारा क्योस है, लेवल 1 का क्योस है अभी तुम्हारा ये। नाउ सबसे पहले इसके अंदर तुमको अपनी जॉब को सेटिस्फाई करना है, राइट? तुमको अपने जॉब वाले ऑर्डर को देखना है कि जॉब नहीं है, क्या करना है जॉब के लिए? एग्जाम क्लियर करना है। लेट्स क्लियर द एग्जाम फर्स्ट। पहले अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जॉब लगाते हैं। बाकी की जो 3 चीज़ हैं ये इसी से रिलेटेड होती हैं, ये बाद में सॉल्व करेंगे। जॉब लग गई, ये वाला तुम्हारा ऑर्डर के अंदर आ गया। नाउ तुम्हारा जॉब के साथ तुम्हारा मनी वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ उसके बाद क्या करना है तुम्हें? फैमिली। फैमिली के अंदर क्योस इसलिए है क्योंकि देयर आर द मनी प्रॉब्लम्स। अब एक बार तुम्हारी थोड़ी सी मनी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई तो तुम्हारी फैमिली भी थोड़ी सी ऑर्डर में आने लग जाएगी। और जब ये तीनों चीज़ें तुम्हारी ऑर्डर के अंदर आएंगी, फैमिली, मनी एंड योर जॉब, तब तुम्हारा जो मेंटल इक्विलिब्रियम है, जो मेंटल बैलेंस है, वो तुम्हारे एक सही तरीके से स्ट्रक्चर से काम करेगा। और जब सही तरीके से काम करेगा फिर तुम अपने लिए राइट रिलेशनशिप्स ढूंढ पाओगे, क्योंकि तुमने जो एक फाउंडेशन थी, जो फाउंडेशनल प्रॉब्लम्स थी तुम्हारा मनी का, तुम्हारा जॉब का, वो तुमने सॉर्ट आउट कर दिया। अब तुमको अपने लिए तुम सही रिलेशनशिप देख पाओगे। अब यहां पर फिर से तुम्हारा क्योस आएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही रिलेशनशिप है। वो तुमको सेल्फ एनालिसिस के बाद में पता लगेगा, वो तुमको डेट करने के बाद पता लगेगा। जब तुम खुद को जान पाओगे तुम तभी दूसरों को जानने की कैपेसिटी थोड़ी बहुत रख पाओगे।
अब चलो रिलेशनशिप भी मिल गया, अब तुमको यहीं पर तुमको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ ऑर्डर में आने लगी है, पर नहीं, कुछ टाइम बाद तुमको ये भी क्योस के अंदर लगने लगेगा, क्योंकि फिर तुमको अपनी जॉब के अंदर ग्रो होना होगा, तुमको अपने रिलेशनशिप के अंदर ग्रो होना होगा, तुमको नेक्स्ट स्टेप लेने होंगे, तुमको फैमिली के अंदर ग्रो होना होगा, फैमिली की प्रॉब्लम्स को डील अप करनी पड़ेंगी, जो मेडिकल इश्यूज आते हैं, तुमको फिर से मनी प्रॉब्लम आएगी जब लोग ज़्यादा बढ़ेंगे। तो क्योस तुम्हारा हमेशा रहने वाला है। लाइफ इज ऑल अबाउट क्योस एंड ऑर्डर। चीज़ें क्योस है, ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करो, क्योस है ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करो, भीड़ है ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करो। जब तुम्हारे पास ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, लाइफ तो यही है कि प्रॉब्लम है सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तब तुम्हारी लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी, क्योंकि तुमने एक्सेप्टेंस लिया है। अभी तुम्हारे ब्रेन के अंदर ये चीज़ है कि यार भाई मेरे को एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन चाहिए, तुमको एक कंप्लीट एकदम सेटलमेंट चाहिए, और कंप्लीट सेटलमेंट और कंप्लीट सेटिस्फैक्शन तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तुमको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन और कंप्लीट तुमको एक सेटलमेंट वो तुमको नहीं मिलने वाला, दैट्स इम्पॉसिबल। जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ही खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली स्मूथ चलेगी। जब तुमको ये पता है कि रोड खराब ही है, तब तो तुम्हें करना है, तुम्हें सिर्फ चलना है, वही तुम्हें करना है। यही सब लोग कर रहे हैं, जितने भी ऊपर जाने वाले लोग हैं, जितने भी लोग ऊपर चलते चले जा रहे हैं। पहाड़ी पे जब ऊपर चढ़ते हैं तो तुम्हें एक पहाड़ी कैसे दिखती है? तुमको पहाड़ी बचपन से तुमने ऐसी पहाड़ी बनाई है कि यार ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, ऐसी होती होगी पहाड़ी? नहीं, ऐसी नहीं होती पहाड़ी। पहाड़ी ऐसी होती है, ये ऐसी है पहाड़ी, ये इस तरीके से है पहाड़ी, ये है पहाड़ी की चढ़ाई, ऐसे 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 है पहाड़ी की चढ़ाई। नीचे भी आओगे ऐसी है, नीचे भी ऐसी पहाड़ी की चढ़ाई है। दूर से देखोगे तुम्हें, दूर से तो यही दिखेगा बस कि स्मूथ है। पास जाओगे, जितना पास चलते चले जाओगे, जितने चोटी के पास जाते रहोगे, तुम्हें उतना ही ज़्यादा क्योस दिखता रहेगा लाइफ में। जितनी तुम पहाड़ी की चोटी के पास में जाते रहोगे, उतना ही तुम्हें लाइफ के अंदर क्योस दिखता रहेगा। अब तुम कह रहे हो, अब तुम सोच रहे हो भैया इसमें फिर हमको हैप्पीनेस कहाँ पर मिलेगी? तुम्हें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, तुमको सिर्फ फुलफिलमेंट मिलेगी। फुलफिलमेंट कब मिलेगी? तुम ये पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ के तुम आ गए हो यहाँ पर जब तुम आ गए हो ना, जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे कि यार कितने सारे चैलेंजेस मैंने ओवरकम कर लिए हैं, तब तुम्हें फुलफिलमेंट मिलेगी। लाइफ इज ऑल अबाउट लुकिंग बैक थ्रू द अचीवमेंट्स एंड द सफरिंग्स यू हैव केम थ्रू, कि जो चीज़ तुमने सॉल्व करी है, जो चीज़ इमोशनली मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करी है। लाइफ इज ऑल अबाउट दैट ओनली, कि तुम कितने आगे आ गए हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स विद एंगेजिंग मीनिंगफुली। एंड आई नो कि यार ये वीडियो सारी तो नहीं देखने वाले हैं कोई भी लोग। लाइक एंगेजिंग मीनिंगफुली एंगेजिंग का मतलब क्या होता है कि तुमको अपने टास्क चूज करने हैं। यू हैव टू चूज योर मीनिंगफुल टास्क, यू हैव टू चूज योर मीनिंगफुल टास्क। छोटे से एग्जाम्पल के साथ बता दो कि डेप्थ में तो मैं अभी भी नहीं जाने वाला हूँ, डेप्थ में थोड़े से डेप्थ तक जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं बुक्स की, ठीक है। बुक्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम्हारे पास चंपक भी है, तुम्हारे पास भागवत गीता भी है, तुम्हारे पास डेली स्टोइक भी है, तुम्हारे पास स्टोइसिज्म की बुक भी है, तुम्हारे पास जॉर्डन पीटरसन की भी बुक है, ओशो की भी बुक है, तुम्हारे पास मैगजीन्स भी है, तुम्हारे पास तुम्हारा कोर्स का करिकुलम भी है, तुम्हारे पास जोक्स की भी बुक्स है। बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास। बट व्हाट काइंड ऑफ बुक यू हैव टू चूज, व्हाट काइंड ऑफ बुक यू हैव टू चूज। यहाँ पर आ जाता है आपका एंगेजिंग मीनिंगफुली, अपने आप को मीनिंगफुल टास्क के अंदर एंगेज करना, कि अभी के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है। अभी तुमको अपने कल्चर के बारे में समझना है, अपने धर्म के बारे में समझना है, रीड भागवत गीता। टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, रीड कोई टाइम मैनेजमेंट की बुक। इसको हम कहते हैं मीनिंगफुल टास्क के अंदर एंगेज करना। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो कि अभी तुम्हारे ज़िंदगी भसड़ में मच्छी पड़ी है, पर तुम चंपक पढ़ रहे हो, या तुम फेमिना पढ़ रहे हो, या तुम कोई और फोर्ब्स की मैगजीन पढ़ रहे हो प्लेजर्स के लिए। नहीं, लेट्स कम टू द यूट्यूब, लेट्स कम टू द यूट्यूब। अगर तुमको यूट्यूब भी तुम खोल रहे हो, अगर तुम यूट्यूब भी खोल रहे हो, तो यूट्यूब में भी तुमको वही चीज़ देखनी है जो तुम्हारे गोल्स के साथ अलाइन करें, जो तुम्हारे गोल्स के साथ अलाइन करें। फॉर एग्जांपल तुम कोई एथलीट हो, तो तुमको वही वीडियोस देखने हैं, तुमको न्यूट्रिशन के बारे में वीडियोस देखनी है, और वीडियोस देखने के बाद उसके नोट्स बनाने हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, तब ये एक मीनिंगफुल टास्क कहलाएगा। सिर्फ देखना मीनिंगफुल टास्क नहीं है। तुम सिर्फ वही कर रहे हो, पॉडकास्ट देखते हैं, सीखा क्या? कुछ नहीं। नोट्स कहाँ हैं? कहीं नहीं, घंटा। दैट्स हाउ यू ग्रो, दैट्स द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग। तुमको ऐसा लगता है बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, मिलियन देखते हैं, मिलियन में से 0.1% भी उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अब ये इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल मैस्टरबेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल मैस्टरबेशन।
इंटेलेक्चुअल मैस्टरबेशन, जब तुम बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो, बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हो, तुमको ऐसा लगता है कि ओह हम तो सीख गए। नहीं सीखते हो। सीखते होते तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं करा अभी तक? सीखने का मतलब यही है कि तुम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हो। और देखते हैं कितने टॉपिक्स बचे हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स हमारा ग्रेजुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट। व्हाट इज दिस? ग्रेजुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट की तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। तुम्हारी जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी है वो धीरे धीरे होगी। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ के अंदर तुम्हें रिजल्ट दिखेगा, ऐसा नहीं है 2 मंथ के अंदर रिजल्ट दिखेगा। काफ़ी बार तुमको 5 साल भी लगेंगे, काफ़ी बार तुमको 10 साल भी लगेंगे। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हारा गोल क्या है, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट का क्या होता है ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट वर्ड तो बहुत बड़ा है, पर इसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं हज़ारों लाखों। इसके अंदर तुम फेल भी होगे, तुम फेल होने के बाद एनालाइज भी करोगे, तुम फिर एग्जीक्यूट भी करोगे, फिर तुम बहुत सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल भी करोगे। इन सब चीज़ों में बेटा टाइम लगता है। सो हैव पेशेंस। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तुमने कोई एक चीज़ अटेम्प्ट करी, एक चीज़ के अंदर तुम पहली बार ही तुम ऊपर चले गए। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुमने सीखा कुछ भी नहीं है। अगर तुम एक चीज़ सोचो कि तुमने सीखा कुछ नहीं है, तुमने जाना कुछ नहीं है, पढ़ा कुछ नहीं है, ट्राई कुछ नहीं करा है, तो तुमको कैसे लग सकता है कि तुम एक बारी में सही डिसीजन ले लोगे? बचपन में जब तुम पैदा हुए थे तब तुम पहली बार में भागने लग गए थे, पहली बार में दौड़ने लग गए थे, गिरे थे ना, घुटनों के बल गिरे थे, घुटने छिले थे, सर के बल गिरे थे, ठुड्डी टूटी थी तुम्हारी, मुंह में से खून निकला था, भतेरी बार गिरे हो, भतेरी बार तुम्हारा दांत टूटे हैं, तभी तो तुम दौड़ना सीखे हो, तभी तुम दौड़ना सीखे हो। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है जो एकदम माँ के पेट से निकला और एकदम भागने लग गया। सो डार्लिंग, पेन इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पेन इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और पेन को टॉलरेट कर, पेन को समझने के लिए भी यू नीड पेशेंस। दैट्स वाई देयर इज अ ग्रेजुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट की धीरे धीरे होती है, धीरे 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 धीरे। समझ रहे हो? सो जस्ट हैव पेशेंस, हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है, देयर आर सम सर्टेन रूल्स फॉर द पर्पसफुल लाइफ। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर द पर्पसफुल लाइफ, राइट? अब उस रूल्स के अंदर क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं कि यार, ये पहली बात तो ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक चीज़ है और ये काफ़ी एक पर्सनल चीज़ भी है। ये फॉर एग्जांपल किसी का गोल है सिर्फ नॉर्मल लाइफ, तो उसके लिए अलग रूल रहेंगे, पर मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स बता देता हूँ कि रूल्स क्या होते हैं, राइट? तो पहला रूल होता है बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ठीक, खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अकाउंटेबिलिटी, नेक्स्ट आता अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि ये चूज़ करो कि यार हाँ, ये मैंने करा है, मेरे से गलती हुई है, मैं ही सही करूँगा, ये सारे जो भसड़ है ये मैंने मचाई है। तीसरी चीज़ है आपकी कांस्टेंट लर्निंग, कांस्टेंट लर्निंग। चौथी चीज़ है गिव मीनिंग टू योर सफरिंग, गिव मीनिंग टू योर सफरिंग, बिकॉज लाइफ इज़ अ पार्ट, लाइफ इज़ अ सफरिंग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गौतम बुद्धा ने कहा। और जब तुम अपनी सफरिंग को एक मीनिंग दे दोगे तब तुम्हारी लाइफ एक सही तरीके से चलेगी। तुम उस जर्नी को एंजॉय करोगे। जर्नी को एंजॉय करने का मतलब है कि पेन को एक्सेप्ट करना। जर्नी को एंजॉय करने का यही मतलब होता है कि तुम पेन को एक्सेप्ट कर रहे हो। हेडोनिज्म एंड इट्स ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट आता है आपका हेडोनिज्म एंड इट्स ऑल्टरनेटिव्स। कि हेडोनिज्म के लाइक ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? हेडोनिज्म के ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? चूजिंग अ फुलफिलिंग पाथ, चूजिंग अ फुलफिलिंग पाथ। इसका जैसे लोग कहते हैं ना, यार हमें तो सक्सेस का नशा करना है। सक्सेस का नशा यही होता है कि तुमने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली किसी चीज़ की, सबसे पहले मान लो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसको एक सर्टेन लेवल तक तुम लेके आ गए। अब जब तुम अपनी जर्नी देखते हो कि यार मैं कितनी सारी चीज़ सीखा, मैंने कितने सारे लोगों की लाइफ सही करी, क्योंकि जब तुम खुद की लाइफ सही करते हो तो तुम अपने आसपास के लोगों की भी लाइफ सही करते हो, जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज सर्कल के अंदर होते हैं, जैसे तुम्हारी फैमिली होती है, तुम्हारे कजन्स होते हैं, तुम्हारे भाई बहन होते हैं, ये इन सब की लाइफ भी तुम सही कर रहे होते हो बैक एंड पर। जब तुम ये देखोगे नहीं यार मैं कितनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तब ये तुम्हें फुलफिलमेंट होगा। तब तुम ये जो एक रॉन्ग हेडोनिज्म से तुम बाहर निकल जाओगे। सो फुलफिलमेंट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द हेडोनिज्म। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ, फुलफिलमेंट पूरा करो।
ये भी एक तरीके से कि बहुत हाई लेवल वाला डोपामीन होता है, इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ डोपामीन। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद क्या यार, आपका दिमाग, आपका आई गेस आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें गई होंगी, बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिली होंगी। सो जो हमारा फ्रेम रिलोडेड जो हमारा लेक्चर होने वाला है, जो हमारा जो 30 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम होने वाला है, वो इसी तरीके के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम डेप्थ में डेली 2 घंटा पढ़ने वाले हैं, डेली 2 घंटा सीखने वाले हैं। ओके, और अगर तुमने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो आज लास्ट डे है, आज लास्ट डेट है, इट्स 1 अक्टूबर। कल से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे से 11 बजे तक। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, जाओ और एनरोल करो और अपने आप को शिक्षित बनाओ। आज के लिए हम अलविदा लेते हैं। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे शिक्षित। बाय बाय।